अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम फर्दर जो रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड हमारी टिप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब तक हम 15 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आज हम 16 पॉइंट से अपना स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर को। और 16 पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट जब भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो। ऐसी सेल्स स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरह या तो डिस्प्ले करें या एक्सप्लेन करें। आपने हर तरह का मार्केटिंग टूल यूज़ करना है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आपने एक तो सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आते हैं तो आपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपना अकाउंट बना लेना है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आती है, आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपने मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी है। आपने उनके एड्स लगाने हैं। डायरेक्ट कॉल्स भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। आप डिफरेंट मीडियाज को यूज़ कर सकते हैं। अभी प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको लीड्स मिलेंगी और जितनी ज़्यादा आपके पास लीड्स आएंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अपनी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन को क्लोज करने के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेटवर्किंग। आपने अक्सर ये सुना होगा कि योर नेटवर्क इज़ बेसिकली योर नेटवर्थ। आपकी जो नेटवर्थ है वो आपकी नेटवर्किंग ही होती है। आपने जब रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे इस फील्ड में आना है तो आपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है। आपको जो भी बंदा मिलता है उसको पता होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करिए। आपने जैसे ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने आपने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लेने हैं। आपको जो भी बंदा मिलता है, आपके एक सर्कल में जो भी बंदा आता है, आपने उसके साथ अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करना है। जिधर भी आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, आपने लोगों को बताना है कि आप किस एरिया में रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर वो बंदा या उसके सर्कल में कोई और बंदा प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उसके माइंड में सबसे पहले आपके बारे में आइडिया है और वो आपको ही रेफ़र करे। और जितने ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता होगा, आपका अच्छा नाम होगा, तो लोग आपको लोगों को रेफ़र करेंगे। लोग आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइंट्स को भेजेंगे, जिससे आपके जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी इजाफा होगा और आप बहुत ही अच्छा रेवेन्यू रियल एस्टेट बिजनेस से जनरेट कर सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग। किसी भी फील्ड में आप हो, बेशक रियल एस्टेट हो या दुनिया की किसी भी फील्ड में आप हैं, जब तक आप उसमें कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करेंगे आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। अब जिस तरह का दौर चल रहा है आजकल, डे बाय डे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लोगों के जो इंटरेक्शन के तरीके हैं वो भी तब्दील हो रही हैं। लोग बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट अपनी इंडस्ट्री का पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या नई चीज़ें आ रही हैं। आपको हर तरह की डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। रियल एस्टेट में आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी मार्केट में कब एंटर होना है, किस तरह एंटर होना है, किस तरह प्रॉफिट जनरेट करना है, कब उस मार्केट को आपने एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा आपके पास रियल एस्टेट मार्केट का नॉलेज होगा उतना ही आपके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, लोग आपसे चीज़ें पूछेंगे और आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, आपको हर तरह के प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में पता होगा, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकेंगे, तब भी आप इस बिज़नेस में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी रिस्पेक्टफुल टू योर क्लाइंट। आपने हमेशा अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है। आपका कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, आपने बहुत ही अच्छी तरह उसको मिलना है। आपने प्रॉपर जो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स भी हैं कि आपने उसको सलाम करना है, उसका हाल अहवाल पूछना है, आपने उसकी जो भी प्रॉब्लम होता है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उससे वो आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक ही आपने उसको प्रॉपर्टी दिखानी है। मोस्टली ये भी होता है कि क्लाइंट्स डिफरेंट नेचर के आपके पास आ जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, आपके साथ बातचीत भी बहुत अच्छी तरह करेंगे, बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर उस तरह नहीं होता, वो मोस्टली नेगेटिव नेचर के होते हैं या वो आपको बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स भी पास करेंगे। तो आपने उनको भी साथ लेके चलना है। आपने हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है और आप जितना लोगों का रिगार्ड करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ बिजनेस करने को पसंद करेंगे। 20th पॉइंट इज़ नेवर डिस्क्लोज एवरीथिंग। रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपके पास आते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने
और वो मैं तो उनको बेसिकली ओवर स्मार्ट बायर्स कहता हूँ। वो आपसे आपके पास जब भी आएंगे वो ऐसे शो ऑफ करेंगे कि उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करेंगे। और आपने भी जब एज अ रियल एस्टेट एजेंट इस बिज़नेस में आना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कभी भी एग्जैक्ट, अगर कोई प्लॉट आप सेल करें तो प्लॉट का कभी भी आपने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना। आपने हमेशा 2-3 प्लॉट छोड़ के जो भी नंबर है, लेट से अगर आपके पास एक कंफर्म प्लॉट है और प्लॉट नंबर है 20, तो आपने अपने क्लाइंट को या बायर को बताना है कि प्लॉट नंबर इस 22 और 23 या 17-18 इस तरह करके आपने प्लॉट उसको कोट कराना है। अगर आप उसको मौके पे भी लेकर जाते हैं तो आपने डायरेक्ट प्लॉट के बारे में नहीं बताना कि ये वाला एग्जैक्ट प्लॉट है, आपने उसके साथ वाला प्लॉट बता देना। ये 1-2 प्लॉट छोड़ के बताना है कि सर ये लोकेशन है, ये प्लॉट है, अगर आप के साथ हमारी डील हो जाती है देन हम आपको एग्जैक्ट प्लॉट भी दिखा देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी उसके आपको दिखा देंगे। और जब तक वो आपके साथ कंफर्म उसकी कोई डील नहीं होती है आपने एग्जैक्ट प्लॉट नंबर नहीं बताना। इसकी रीज़न ये भी है कि लोग बहुत ही आज के दौर में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं रियल एस्टेट एजेंट से पूछ लेते हैं कि हमें आप एग्जैक्ट प्लॉट नंबर बता दें, स्ट्रीट नंबर बता दें, हम खुद जाके जो है प्रॉपर्टी देख लेंगे, अगर हमें पसंद आएगी तो फिर हम आपके साथ मीटिंग कर लेंगे और जो भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन है वो आपके थ्रू हम क्लोज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उनको एग्जैक्ट प्लॉट नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि जो बायर है, जो क्लाइंट है, वो डायरेक्ट सेलर के पास पहुंच जाता है और उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने तौर पे सेलर के साथ मीटिंग भी कर ले और डायरेक्ट उससे प्रॉपर्टी परचेज कर ले। हालांकि ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और इस तरह होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज के दौर में लोगों की यही कोशिश होती है कि रियल एस्टेट एजेंट जो इतनी मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का रिवॉर्ड ना दिया जाए और एज अ बायर हम लोग डायरेक्ट सेलर से मीटिंग करके डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी परचेज कर लें। तो आपने एज अ रियल एस्टेट एजेंट इसका खास ख्याल रखना है। आपने जब भी प्लॉट सेल करना है आपने डायरेक्ट नंबर नहीं बताना। लेकिन अगर आप कोई घर विजिट करवाने जाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता और उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इसके मालिक कौन हैं, किधर रहते हैं, हमें उनका नंबर दे दें। आपने कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी सेलर की और आपने उनसे यही कहना है कि सर अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आपने मेरे से लाइज ऑन करना है, मैं सेलर के साथ आपकी मीटिंग करवा दूंगा और आपकी ये ट्रांजेक्शन क्लोज करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आपने जब भी एज अ रियल एस्टेट एजेंट इस फील्ड में आना है, आपने अगर आप बिगिनर हैं रियल एस्टेट बिजनेस में तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि एक एरिया को डिसाइड कर लेना है कि जहाँ पे भी आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोग अपनी सर्विसेज सिर्फ I-14 सेक्टर में प्रोवाइड करें, लेकिन मुख्तलिफ जगह और भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई कंफर्म हमारे पास पार्टी आती है, कोई बायर आता है, तब हम उस एरिया में जाके थोड़ी वर्किंग करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको प्रॉपर्टी परचेज करके देते हैं। लेकिन हमारी एक्सपर्टीज़ CDA सेक्टर I-14 में है, हम इधर ही मोस्टली अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपने भी शुरू में कोशिश करनी है, आपने अपना एक एरिया डिसाइड कर लेना है जहाँ के आपको तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिस साइज़ के प्लॉट हैं, जो प्राइसेस चल रही हैं, ट्रांसफ़र का क्या तरीक़ाकार है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जितनी एक्सपर्टीज़ होंगी आपके एरिया से रिलेटेड, आपके पास लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी होगा और लोग आपके साथ बिजनेस करने को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आप आते साथ ही कहते हैं कि मैं पूरे इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में मैं रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा एक ही टाइम में पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, आप अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हर एरिया में। हो सकता है कि आप क्लेम करें कि आप पूरे इस्लामाबाद में कहीं पे भी आप रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स को, लेकिन जब क्लाइंट आपसे वहाँ की कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे करता है और आपको उसके बारे में नहीं पता होता तो आप अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जीज वेस्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 22 इज डिसाइड फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अब जिस तरह आपने एरिया के बारे में डिसाइड करना है, इसी तरह आपने अपनी एक फील्ड भी डिसाइड करनी है। ये डिसाइड करना है कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में प्रोवाइड करेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी जितने भी मामलात हैं वो एक दूसरे से तो ऑलमोस्ट थोड़ा डिफ़र करते हैं। उसमें फिर नॉलेज भी थोड़ा डिफरेंट किस्म का चाहिए होता है हर फील्ड से रिलेटेड। तो आपने पहले तो एज अ बिगिनर डिसाइड कर लेना है कि आप कौन सी फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी एज अ बिगिनर आए, आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को फोकस करें। उसमें भी आप कोशिश करें प्लॉट से सर्विस देना शुरू करें, क्योंकि प्लॉट्स को डील करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और जिस जिस तरह आपका नॉलेज बढ़ता जाए, जिस जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़े इस फील्ड में, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। आप अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी बढ़ा सकते हैं, अपना एरिया ब्रॉड कर सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। पॉइंट नंबर 23 इज़ आफ्टर सेल सर्विसेज। जिस दिन तक ट्रांसफ़र होती है उस दिन तक आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ। आपने कोशिश करनी है कि बायर और सेलर के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। आपने उनको बताना है कि सर, अगर इन फ्यूचर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है या आपको किसी भी तरह की कोई भी हमारी और सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं तो हम अवेलेबल हैं, और हम आपको फ्यूचर में भी अपनी कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर वो ये कहते हैं कि आप ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद हमें अलॉटमेंट लेटर भी कलेक्ट करके हमें अगर आप दे देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत, आप उनको बिल्कुल ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप उनके अलॉटमेंट लेटर को हासिल करने में बायर की हेल्प आउट करें, और उनको वो अलॉटमेंट लेटर रिसीव करके प्रोवाइड भी कर सकते हैं आप। कहने का मकसद ये है कि आपने आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को, ताकि उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बने, और फ्यूचर में जाके वो खुद या किसी और को आपको रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस बढ़ेंगे और मार्केट में एक आपका नाम होगा। पॉइंट नंबर 24 इज़ बी मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए। कभी ऐसे भी होता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन होता कुछ और है। हो सकता है कि आप कोई रियल एस्टेट डील कर रहे हो और हो सकता है उसमें आप टोकन करवा दें, लेकिन किसी वजह से वो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज ना हो या टोकन रिवर्स हो जाए। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना। आपने कोशिश करनी है कि आपने पॉजिटिवली इस फील्ड में चलना है। कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे होते हैं, आप अपनी वर्किंग करते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से आपको जो है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये टाइमली चीज़ें होती हैं। आपने अगर लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस में चलना है तो आपको इन सब चीज़ों को बियर करना है। आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है, पॉजिटिवली आपने इस फील्ड में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कोई भी चीज़ ऐसी आपने अपने दिल में या दिमाग में सवार नहीं करनी कि वो जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाएं, या आपके माइंड में ये आना शुरू हो जाए कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है और आपको फील्ड स्विच कर देनी चाहिए। लिहाजा जब भी आपने एज अ रियल एस्टेट एजेंट इस फील्ड में आना है तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आप इस फील्ड में अपना 100% देंगे। और मेरा ईमान है कि जब भी बंदा किसी फील्ड में अपना 100% सर्व करता है तो अल्लाह ताला उसको कभी भी उस फील्ड में नाकाम नहीं करते। आपने हमेशा मोटिवेटेड रहना है और आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर टुडे इज बी कॉन्फिडेंट। आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जब भी क्लाइंट के साथ मिलना है आपने कॉन्फिडेंटली मिलना है, और कॉन्फिडेंट आप तब ही होंगे जब आपके पास मार्केट नॉलेज होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, और आपको ये एतमाद होगा अपने ऊपर कि आप ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज कर लेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप अगर हिचकिचाएंगे, लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आपके पास उनके आंसर्स नहीं होंगे, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी है इस फील्ड के बारे में, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही वास्ट है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है जो कि ना ख़त्म होने वाला बिज़नेस है। इसमें आप जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लिहाजा आप जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा और लोग भी आपके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करने को प्रेफर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।